Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I delivered the lecture Social Studies, Grade 6. Let's open the page number 2. यूनिट नंबर 1 है हमारे पास फिज़िकल जियोग्राफी। इस यूनिट में हमें 3 चैप्टर जो हैं उनको रीड करना है। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, यूनिट नेम जो है वो टाइप्स ऑफ जियोग्राफी है। फर्स्ट चैप्टर है फिज़िकल जियोग्राफी, सेकंड है ह्यूमन जियोग्राफी और थर्ड पे है एनवायरमेंटल जियोग्राफी। जियोग्राफी है क्या? जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस। इसमें हम स्टडी करते हैं प्लेसेस वगैरह की, जगहों की, मुख्तलिफ़ जगहों की, और मुख्तलिफ़ जगह पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे वो अबाउट रॉक्स होगी, मिनरल्स के अबाउट होगी, लैंड फॉर्म्स क्या हैं, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, सॉइल की जो मिक़दार है वो कितनी है। इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह की जो अमाउंट है या वाटर वगैरह है वो कितना रिक्वायर्ड होगा। सारी स्टडी हम करेंगे टाइप्स ऑफ जियोग्राफी में। इसके अलावा कुछ जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं जिसमें नॉर्दर्न हाईलैंड आ जाता है, इंडस रिवर प्लेन आ जाता है, बलूचिस्तान प्लेटो, वास्टल डेजर्ट, इन सब की हम स्टडी करेंगे। और जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है वो डेजर्ट के बारे में है। डेजर्ट्स क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, और रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड बिल्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंजेस, किस तरह से ह्यूमंस का रिलेशनशिप है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, और इसके अलावा इसमें क्लाइमेटिक चेंजेस कौन कौन से आते हैं। लेट्स ओपन द पेज नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल जियोग्राफी। व्हाट इज़ फिज़िकल जियोग्राफी? जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस। मुख्तलिफ़ जगहों की हम स्टडी करते हैं। द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। ऑफ अर्थ, द रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड द लैंड दे लिव ऑन, और हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं जो कि लोगों का अर्थ के साथ है, यानी कि ज़मीन के साथ है। एज द नेम इंडिकेट्स, नाम से ही हमें पता चल रहा है, फिज़िकल जियोग्राफी डील्स विद द फिज़िकल एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी एंड स्टडीज़ द प्रोसेसेस एंड पैटर्न कंसर्निंग नेचुरल एलिमेंट्स। और नेचुरल एलिमेंट्स भी हमें अर्थ वगैरह से ही मिलते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, ग्रास, ट्रीज, अर्थ, सॉइल, एयर, ओशंस, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड इकोसिस्टम ऑल ओवर और प्लैनेट दी अर्थ। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे अर्थ का पार्ट हैं, यानी नेचुरल चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट पेज नंबर 3 है फिज़िकल जियोग्राफी। रॉक्स और मिनरल्स आ जाते हैं उसमें, लैंड फॉर्म्स, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, एटमॉस्फेयर, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़, एनवायरनमेंट और ओशंस। The environment we live in the most important element for us to survive. एनवायरनमेंट हमारे रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी रन आउट ऑफ द वाटर वी वुड डाई। अगर हम कहेंगे हम पानी के बगैर रह सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली, इफ़ वी कुड estimate water shortage from a particular river in the further, we would be able to plan alternate water sources. Similarly,
It is helpful to know that if an earthquake is likely to happen, in that case we could take steps to protect ourselves. The study of geography provides us with information on the state of our natural resources and how to take measures to protect our natural environment. Unless we plan and maintain our natural environment, we would not be able to live on our planet Earth. Rock and minerals. Rock or stone is a naturally occurring solid comprising of one or more minerals. For example, the common rock, granite, is a combination of minerals, quartz, and two other minerals, feldspar and biotito. The Earth's outer solid layer, the lithosphere, is made of rock. जो अर्थ की बैरूनी लेयर है, बाहर वाली सतह है, वो जिस चीज़ से बनी हुई है वो रॉक है, यानी चट्टानों वगैरह से बनी हुई है, और इस आउटर लेयर को हम, ये सॉलिड लेयर को लिथोस्फीयर बोलते हैं. Rocks have been used by mankind throughout history. अगर हम हिस्ट्री में देखें तो mankind यानी इंसानियत के लिए हिस्ट्री वगैरह में बताया गया है कि रॉक्स कहाँ कहाँ पे कब कब यूज़ की जाती थी. From the Stone Age, rocks have been used for tools. Rocks को as a tools यूज़ किया जाता है. The minerals and metals found in rocks have played an important part in human civilizations. इस साइड पे rocks दिखाई गई हैं. Next, move on the page number 4. Landforms. What are landforms? A landform is a natural feature of the solid surface of the earth. Landforms together make up a given terrain, and their arrangement in the landscape is known as topography. Typical landforms include hills, mountains, plateaus, canyons, and valleys. Ocean-related features include bays, peninsulas, and seas, including submerged features such as mid-oceans, ridges, volcanoes, and great ocean basins. Next topic है soil. What is soil? Landform की ये डायग्राम दिखाई गई है. Next है soil. Soil is called the skin of the earth. अर्थ की जो स्किन है वो soil कहलाएगी. It is a mixture of minerals. Minerals का mixture है, organic matter का mixture है. इसके अलावा इसमें gases, liquid and countless organisms मौजूद हैं that together support life on the earth. जो कि इकट्ठे हैं, है तो ये countless है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. और ये सारे जो मिक्सचर हैं मिनरल्स के, जब ये मिलते हैं, इकट्ठे मिलेंगे तो ये अर्थ को सपोर्ट करेंगे, अर्थ की लाइफ को. सॉइल इज़ अ नेचुरल बॉडी विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एंड इज कॉल्ड द पेडोस्फीयर. इट हैज़ 4 important functions. इट इज़ अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ. इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं. फर्स्ट पे बताया है कि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हिस्सा है. हम जब प्लांट वगैरह को ग्रो करवाना चाहते हैं, प्लांटिंग कर रहे होते हैं, तो हम सॉइल में ही करते हैं ना, मिट्टी में. तो ये क्या है, उसके लिए एक मीडियम के तौर पर काम करता है प्लांट्स वगैरह के लिए. इट इज़ मीन्स ऑफ वाटर स्टोरेज. पानी को स्टोर करने के लिए भी ज़रूरी था सॉइल वगैरह. सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन. It is the modifier of Earth's atmosphere. It is a habitat for organisms. कुछ insects हैं, कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि
हैबिटेट है सॉइल उनकी, क्योंकि वो ऑर्गेनिज़म्स जिस तरह से अर्थवर्म आ जाता है या कुछ और बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो ये इनके लिए हैबिटेट हो गया। हैबिटेट क्या है? इनकी रहने की जगह। ऑल ऑफ विच इन टर्न मॉडिफाई दी सॉइल। साइड पे सॉइल की डायग्राम दिखाई गई है। लेयर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स। Animals, as we know, can move spontaneously and independently, and they must eat other organisms for survival. जैसा कि हम जानते हैं कि जानदार जो हैं वो इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना तौर पर मूव कर सकते हैं और ये फीड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे। अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इन्हें फूड की तो ज़रूरत है, तो ये क्या करते हैं? दूसरे जानदारों से फीड वगैरह लेते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू। एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया जाता है। वर्टिब्रेट्स फ्रॉम द वर्ड वर्टिब्रा मीनिंग स्पाइन। स्पाइन से ये वर्ड निकला है। हैव अ बैकबोन और स्पाइन। स्पाइन बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी को भी कहा जाता है। And amount to less than 5% of all animal species. They include fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. इनमें सारे यही आ जाते हैं। द रिमेनिंग एनिमल्स, बाकी जो बच जाएंगे वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि जिसमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक है इनवर्टिब्रेट्स, एक है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से जानदार हैं? ऐसे जानदार जो कि स्पाइन रखते हैं यानी कि बैकबोन रखते हैं, उनको हम वर्टिब्रेट्स बोल देंगे। और इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं? ऐसे जानदार जो कि बैकबोन नहीं रखते हैं, जिनमें बैकबोन एब्सेंट होगी, विच लैक अ बैकबोन, उसको हम इनवर्टिब्रेट्स बोल देंगे। As of 2010, there are thought to be 300 to 315,000 species of plants, of which the great majority, some 260 to 290,000, are seed plants. We know that plants during the day गिव आउट ऑक्सीजन। जो प्लांट्स हैं डे टाइम में ऑक्सीजन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एंड नाइट दे रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 5। प्लांट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रेन्स। प्लांट्स जो हैं वो ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स हैं फॉर अस टू ईट। प्लांट्स आर आल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स। कुछ प्लांट्स को हम सजावट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो सर्व एज द सोर्स ऑफ मोस्ट मेडिसन्स एंड ड्रग्स। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ज़रिया हैं मेडिसन और ड्रग वगैरह बनाने का। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम बॉटनी बोलते हैं, और ये ब्रांच है बायोलॉजी की। साइड टेबल में बताया गया है वाटर परसेंटेज सीज, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर में कितनी है। सीज में 96.50% वाटर की परसेंटेज है, ग्लेशियर्स में 1.7%, ग्राउंड वाटर में भी 1.7%। वाटर एंड रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज। 96.5% of Earth's crust water is found in seas and oceans, 1.7% in groundwater, 1.7% in glaciers and the ice caps of Antarctica and Greenland, a small fraction in other large water bodies, 0.001% in the air as vapor,
0.001% जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में एयर में चला जाता है, जो कि बाद में क्लाउड्स या आइस वगैरह बनाने में हेल्पफुल है, या प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस होगा। Clouds formed of ice and liquid water suspended in air and precipitation. Less than 0.3% of all fresh water is in the rivers, lakes and the atmosphere. An even smaller amount of the earth fresh water, 0.003%, is contained within biological bodies and manufactured product. A greater quantity of water is found in the earth's interior. अर्थ के अंदर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी है जो कि मौजूद है। The world ocean is integral to all known life. It influences climate and weather patterns. To 30,000 known species of marine animals live are in the oceans. Although much of the ocean's depth remain unexplored, but still over 2 million marine species are estimated to exist. Next topic है atmosphere. The atmosphere of Earth is mostly composed of nitrogen. It also contains oxygen used by animals and carbon dioxide used by plants for photosynthesis. Animals ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं जो कि प्लांट्स दे रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो कि ह्यूमन या एनिमल्स वगैरह रिड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं। The atmosphere helps protect living organisms from genetic damage by sun's ultraviolet radiation, solar, wind and cosmic rays. जो सारी रेस हैं जो डैमेज करती हैं जीन्स को या जेनेटिक डैमेज कर देती हैं सन की अल्ट्रावायलेट रेस, ये सारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। कुछ को तो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और बाकी जो हैं वो सारी ओजोन लेयर के तौर पर ओजोन लेयर में यानी एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। Next, move on the page number 6. Pakistan has a very diverse geography are shown in the following pictures of its different areas. यहाँ पे कुछ pictures show की गई हैं। Next, move on the page number 7. Provinces of Pakistan. पाकिस्तान के provinces कितने हैं? यहाँ पे जो हमने पढ़ना है जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। द मैप ऑफ पाकिस्तान शोज़ द 4 प्रोविंसेस। जो मैप शो करवाया गया है उस पर शो हो रहा है कि 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर आर इट्स 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। Geographically, Pakistan is the 36th largest country in the world and covers an area of approximately equal to the combined land areas of France and the United Kingdom. Ranging from the coastal areas of the south to the glaciated mountains of the north, Pakistan's landscapes vary from plains to deserts, forests, hills and plateaus.
Due to its geographical diversity, it has temperature range of minus 70 degrees Celsius in the highest uninhabited areas in the hilly north of the country to plus 53 degrees Celsius in certain parts of Sindh. It makes Pakistan one of the most diverse countries in the world in terms of geography, climate and temperatures. This map shows the height above sea level of the various regions of Pakistan. Note that the more we move to the north, the greater the heights become. Next, move on the page number 8. Pakistan geographical areas. Pakistan is divided into 5 major geographical areas: Northern Highlands, Indus River Plain, Balochistan Plateau, coastal areas or desert. The Northern Highlands contain the Karakoram, Hindu Kush and Himalaya mountain ranges. It contains some of the world's highest peaks, including 5 of the 14 mountain peaks over 8,000 meters or 26,000 to 250 feet, for example, K2 and Nanga Parbat, which attracts adventurers and mountaineers from all over the world. Next, move on the page number 9. The Indus River and its tributaries flow through the country from the Kashmir region to down south to the Arabian Sea. The Balochistan Plateau is located in the southwest region of Pakistan and mainly consists altitude from 600 to 3000 meters. नीचे लोकेशन दिखाई गई है बलूचिस्तान प्लेटो की. Next, move on the page number 10. ह्यूमन जियोग्राफी चैप्टर 2 है यूनिट नंबर 1 का. Human geography, it is also known as cultural geography. It is a sub-branch of geography and social sciences that deals with people and their communities, cultures, economies and interaction with the environment and their relationships. Human geography studies human activities by the application of qualitative and quantitative research methods. Population geography, it studies all possible aspects of population like distribution, composition, migration and growth of populations as related to the nature of places. Currently, some believe population is increasing at an alarming rate and this will cause problems. Therefore, it is important to not only study it but also analyze and come up with some sort of planning to handle such large populations. Pakistan estimated population
in 2015 was over approximately 191.71 million, making it the world's sixth largest country in population. नीचे मैप शो करवाया गया है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पाकिस्तान. Next, move on the page number 12. Settlement geography. It studies rural and urban settlements of people and the factors which affect them. Study of settlements, housing, and buildings are part of this sub-branch. A major problem of urban living is that it is now expanding so much that it is reducing the rural areas where crops are also grown. The housing societies boom can have negative effects. परसेंटेज दिखाई गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन की. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 13. एनवायरमेंटल जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 है. दिस सब ब्रांच इज अ मोर मॉडर्न वन दैट relates to the scientific or systematic study of the environment and effect on it by the human actions, which directly or indirectly affect it. As we can understand, this study is important because we have made huge technological progress, but in the process have made few things which might be dangerous for the environment. This analysis of our actions and their effects on the environment requires that we study diverse subjects like sciences, commerce, economics, and social sciences. The subjects which come under this field are ecology, environmental science, and other subjects like ethics, geography, policy, politics, law, economics, philosophy, environmental sociology, environmental justice, planning, pollution, climate change, and natural resources management. Environmental geography includes the study of the natural environment, built environment, and the relationship between these two, as naturally the built environment affect the natural environment. Natural environment क्या है? We all know what natural environment means. It includes all the natural things we have without our intervention or creation, like plants and vegetation, rivers, lakes, ponds, rocks, and everything else nature has given us without organized human building activities. Built environment. The built environment is what we need to be more aware about. The term built environment refers to the man-made surroundings that provide the setting for human activity, ranging from buildings and parks, green spaces, and cities, which also include their supporting structures like pipelines, electricity towers, mobile. Environmental geography. This sub-branch is a more modern one that relates to the scientific or systematic study of the environment and effect on it by the human actions, which directly or indirectly affect it.
जो एनवायरनमेंट है और इस पे अफेक्ट्स होते हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ्स को. As we can understand, this study is important because we have made huge technological progress, but in the process have made few things which might be dangerous for the environment. This analysis of our actions and their effects on the environment requires that we study diverse subjects like sciences, commerce, economics, and social sciences. The subjects which come under this field are ecology, environmental science, and other subjects like ethics, geography, policy, politics, law, economics, philosophy, environmental sociology, environmental justice, planning, pollution, climate change, and natural resource management. Environmental geography includes the study of the natural environment, built environment, and the relationship between these two, as naturally the built environment affect the natural environment. जो हम खुद से environment build कर रहे हैं वो हमारे natural environment को बहुत बुरी तरह से affect कर रहा है. Natural environment कौन से हैं? We all know what natural environment means. It includes all the natural things we have without or intervention or creation. जो हमने खुद नहीं बनाई चीज़ें, जो हमने खुद create नहीं की, वो सारी natural हैं, like plants and vegetation, rivers, lakes, ponds, rocks, and everything else nature has given us. Without organized human building activities, ये बगैर human activities के ये सारी चीज़ें जो बनी हुई थी पहले से ही ये natural environment में आएंगी. Next है built environment. The built environment is what we need to be more aware about. The term built environment refers to the man-made surroundings that provide the setting for human activity, ranging from building and parks, green spaces, and cities, which also include their supporting structure like pipelines, electricity towers, mobile phone towers, and all such similar. ये सारी कौन सी हैं जो कि humans ने खुद create की हैं. The built environment is a material and cultural combination made by us for our living and convenience. It is a space in which we live, work, and enjoy in our daily lives. Relationship between natural and built environment. Natural और built environment जो है इनमें relationship क्या है? It is the interaction of these two environments that is of importance, since man-made things can sometimes negatively affect the natural things and systems. For example, trees give us oxygen. Trees जो हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, but when we make a house, जब हमने घर बनाना होता है, we get rid of all the trees, तो हम जितने भी दरख्त थे उनको काट देते हैं. And plants on our plot where we plan to build our house. Let us now learn something about pollution and climate change, as they are perhaps more known to all of us when we talk about the environment in our everyday lives. We commonly hear about global warming and industrial waste material causing pollution. Next topic है pollution.
Pollution is the introduction of impure and undesirable elements called contaminants into the natural environment, and these cause the environment to become unsafe and unhealthy. Pollution can take the form of chemical substances, which in some cases factories release, or in the form of energy such as heat, light and noise. The elements that cause pollution are called pollutants. जो कि pollution की वजह बनते हैं उनको हम pollutants कहेंगे. Once we know what pollution is, it is not difficult to imagine that it has always accompanied civilizations as they try to control natural elements like fire or invent new things. Like metal tools, the earliest form of pollution started from prehistoric times when we lighted the first fires. As we know, fire eats up oxygen we need to breathe and leaves carbon residue. Later, in the Bronze and the Iron Age, metal shaping into tools and objects called forging appeared to be a key element in the creation of significant air pollution levels. However, at that time, the pollution was comparatively less in scale and could be handled by nature. As the human civilization in the world grew in number and technology, pollution levels increased immensely to the point that they started endangering the environment. The damaged environment offers unhealthy living conditions for humans and animals, and this is exactly what happened with such increased levels of pollution. Next, move on the page number 15. What happened with such increased level of pollution? Currently, in some fields of technology, there is debate about what is harmful for us and what is not. कि कौन सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, कौन सी नहीं. Some believe that even as common as things as or mobile sets emit unhealthy radiation and could be hazardous for us if used too near our bodies or for prolonged periods of time. Similarly, Wi-Fi in our homes is also energy and could be dangerous. More research needs to be done in these and so many other areas to clearly establish the level of danger these possible pollutants, mobile phones and Wi-Fi cause and how dangerous they are for us. Climate change, it is a change in the weather patterns when that change lasts for an extended period of time, which could be decades or millions of years. It refers to a change in average weather conditions or more or fewer extreme weather events like heat waves, cold waves, cyclones and floods, etc. Climate change can be caused by several factors like variations in solar radiation, plate tectonics and
eruptions of volcanoes. But the most dangerous factor causing the climate change is our interaction with our environment. This is something we can really control, but unfortunately, we do not because of our lack of awareness about our environment. Certain human activities also being identified as significant causes of recent climate change, often referred to as global warming. As we have learned earlier, the main human activity that causes climate changes in pollution. क्लाइमेट चेंजेस पोल्यूशन की वजह से आते हैं, पोल्यूशन वगैरह जो पोल्यूटेंट की वजह बनेगी। हमने इस यूनिट में जो स्टडी की थी वो फिज़िकल जियोग्राफी थी, ह्यूमन जियोग्राफी थी और एनवायरमेंटल जियोग्राफी थी। इसके अलावा हमने स्टडी की रॉक्स, मिनरल्स और लैंडफॉर्म्स के बारे में। सॉइल क्या है, एनिमल्स का क्या काम है, प्लांट्स किस लिए यूज़ होते हैं, वाटर वगैरह की कितनी परसेंटेज है हमारी अर्थ पे, ओशंस में या ग्लेशियर्स में, एटमॉस्फेयर क्या है, पाकिस्तान की जियोलॉजी क्या है, इसके अलावा प्रोविंसेस वगैरह कितने हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन जियोग्राफी क्या है और रिलेशनशिप क्या है बिटवीन नेचुरल और बिल्ट एनवायरनमेंट। नेचुरल जो कुदरती तौर पर बना हुआ था और बिल्ट एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमंस ने खुद बनाया है, जिसमें ग्रीनलैंड और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह। यूनिट नंबर 1 टाइप्स ऑफ जियोग्राफी, चैप्टर 1 है फिज़िकल जियोग्राफी। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। व्हाट इज़ जियोग्राफी? जियोग्राफी है क्या? हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं? जियोग्राफी में स्टडी की जाती है प्लेसेस की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, जो अर्थ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में, और रिलेशनशिप देखा जाता है लोगों का और ज़मीन के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डू अर्थक्वेक्स अकर? अर्थक्वेक वगैरह क्यों आते हैं? जब ये रॉक्स की जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रब होती हैं और सडन एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, जिससे ग्राउंड शेक होना शुरू हो जाती है, और ये किसकी फॉर्म थी? अर्थक्वेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन लैंडफॉर्म्स। यानी काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है। जो स्किन ऑफ अर्थ है वो सॉइल कहलाती है और मिनरल्स, गैसेस और लिक्विड्स वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच एनिमल्स नोन टू बी एज वर्टिब्रेट्स? किन जानवरों को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज प्रीमेच्योर एजिंग। of the skin, and signs of sun, damage, such as wrinkles. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ प्लेटो? A usually extensive land area having a relatively level
surface, rest sharply, above, adjacent land, on, at least one side. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द पाकिस्तान जियोग्राफिकल एरियाज इन डिटेल। Pakistan is divided into 5 major geographical areas. फर्स्ट है नॉर्दर्न हाईलैंड, सेकंड है इंडस रिवर प्लेन, थर्ड है बलूचिस्तान प्लेटो, फोर्थ है कोस्टल एरियाज, और फिफ्थ वन है डेजर्ट। अब इनको एक्सप्लेन करना है। नॉर्दर्न हाईलैंड क्या है? नॉर्दर्न हाईलैंड इट कंटेन्स द कराकोरम, हिंदू कुश, and Himalaya mountain range. It contains some of the world's highest peaks, including 5 of the 14 mountains peaks or 8,000 meter. Next है Indus River. Its tributaries flow through the country from the Kashmir region to down south to the Arabia Sea. Balochistan Plateau. It is located in the southwest region of Pakistan and mainly consists altitude from 600 to 3000. Coastal areas. It is the area where land meet the sea or a line that forms the boundaries between the land and the ocean. And lakes. Next है desert. It is a barren area of landscape
where little precipitation occurs and living conditions are hostile. नेक्स्ट हमने इसके ऑब्जेक्टिव करनी है यूनिट नंबर 1 की। चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट एमसीक्यू है, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस या स्टार्स। तो प्लेसेस की जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू है, फिजिकल जियोग्राफी डील्स विद द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, सॉइल या अर्थ। तो जियोग्राफी यहाँ पे आएगा। थर्ड एमसीक्यू है, द स्टडी ऑफ जियोग्राफी प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स, माउंटेन्स, नेचुरल रिसोर्सेज या प्लैनेट्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है जियोग्राफी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, रॉक्स हैव बीन यूज्ड फॉर। रॉक्स को यूज़ किया जाता है कलर्स के लिए, कुकिंग के लिए, स्टडी या टूल्स। तो टूल्स के लिए हम यूज़ करते हैं रॉक्स को। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू डैश ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है? 3, 1, 2 या 4। तो 2 ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, यानी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक नंबर 1 है, द एनवायरनमेंट we live in is the most important element for us to survive. Second है, dash is a naturally occurring solid comprising of one or more minerals. तो रॉक जो है ये नेचुरल हैं। थर्ड है, द मिनरल्स एंड मेटल्स फाउंड इन रॉक्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 4 है, सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी विच इज द outermost layer of earth is called। अर्थ की जो outermost layer है उसको क्या कहा जाता है? पेडोस्फेयर।
नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 5 है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। प्लांट्स की जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसको बॉटनी कहा जाता है और ये बायोलॉजी की ब्रांच है। फिलिंग द ब्लैंक नंबर 6 है द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 7 है प्लांट्स ऑल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स, यानी कि सजावट के लिए भी हम कुछ फ्लावर्स को या कुछ प्लांट्स को यूज करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक नंबर 8 है द एटमॉस्फेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम जेनेटिक डैमेज। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 9 है द मैप ऑफ पाकिस्तान शोज द डैश प्रोविंसेस, तो 4 प्रोविंसेस शो करता है। लास्ट वन है पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू डैश मेजर जियोग्राफिकल एरियाज, तो कितने एरियाज थे 5 मेजर एरियाज। चैप्टर नंबर 2 है ह्यूमन जियोग्राफी। क्वेश्चन 1 है डिफाइन ह्यूमन जियोग्राफी। Human geography studies human activities by the application of qualitative and quantitative research methods, it deals with the people and their communities. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन पॉपुलेशन जियोग्राफी। पॉपुलेशन जियोग्राफी क्या है? It studies all possible aspects of population like distribution,
पॉपुलेशन आ जाता है और डिस्ट्रीब्यूशंस जो इसकी होंगी कंपोजिशन, migration, and growth of population. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? It refers to the measurement of population per unit area the number of people living in each unit of area. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है एनवायरमेंटल जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन एनवायरमेंटल जियोग्राफी। इट इज़ द स्टडी of environment and relationship between environment and humans. For example, physical features, of environment and how humans use it. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? इट मीन्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स and non-living things living things occurring naturally. It includes rocks, atmosphere, and natural events. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है,
What is built environment? It refers to the man made man-made surroundings that provide the setting for human activity that include ranging from buildings, parks, and cities. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन क्या है? द कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर water, or soil by substances that are harmful to the living organisms. पोल्यूशन क्या है? ऐसे कॉन्टामिनेशन जो कि हवा में, पानी में या मिट्टी में मौजूद होते हैं जो कि उनके लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि ज़िंदा जानदारों के लिए, वो सारे पोल्यूटेंट्स हैं और ये कॉज करते हैं पोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉन्टामिनेट्स? क्वेश्चन नंबर 5 है कॉन्टामिनेट्स क्या हैं? A polluting or poisonous substance that makes something impure. ऐसे पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी दूसरी चीज़ को इम्प्योर कर देते हैं, उसको हम कॉन्टामिनेट्स बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज? व्हाट आर इट्स कॉजेस? Climate change
It is the change in weather pattern for a prolonged period It refers to a change in average weather conditions like heat waves, cold waves, cyclones, and floods, etc. नेक्स्ट हैं कॉजेज़, इनकी वजूहात क्या हैं? Climate change can be caused by several factors like variations in solar radiations, plate tectonics, and eruptions of volcanoes, but the most dangerous factor causing the climate change in or interaction with or environment.
certain human activities have also been identified as significant causes of recent climate change often referred to as global warming. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो होता है उसके इफेक्ट्स क्या हैं। क्लाइमेट चेंज encompasses not only rising average temperature but also extreme weather events shifting wildlife populations and habitats rising seas and a range of other impacts. All of these changes are emerging as humans continue to add heat trapping
greenhouse gases, to the atmosphere. नेक्स्ट है हमारे पास इस यूनिट की ऑब्जेक्टिव, यूनिट नंबर 1 की चैप्टर नंबर 3 एनवायरमेंटल जियोग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चूज़ द करेक्ट आंसर्स। एमसीक्यू नंबर 1 है एनवायरमेंटल जियोग्राफी रिलेट्स टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ दी, किसकी हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल जियोग्राफी में? ह्यूमंस की, एनवायरनमेंट की, नेचुरल या इकोनॉमिक। तो यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव मेड ह्यूज डैश प्रोग्रेस। हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अहम है, क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं किस चीज़ में? टेक्नोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल या इकोनॉमिकल। तो हम टेक्नोलॉजिकली जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है द सब्जेक्ट विच कम्स अंडर द एनवायरमेंटल फील्ड आर एनाटॉमी, इकोलॉजी, पॉलिटिकली या नन। तो यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट में किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? एनवायरमेंटल फील्ड में इकोलॉजी के बारे में, यानी इको हमारे माहौल से रिलेटेड जो होगी, इकोलॉजी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है एनवायरमेंटल जियोग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम नेचुरल एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। सोशल आ जाएगा, पॉलिटिकल आ जाएगा, नेचुरल या इकोलॉजिकल। तो यहाँ पे हम नेचुरल स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दी नेचुरल थिंग्स वी हैव विदाउट और क्रिएशन। नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसमें नेचुरल थिंग्स हैं, कुदरती चीज़ें हैं, तो बगैर किसी क्रिएशन के हुए हैं, वेजिटेशन, इनोवेशन या इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे क्रिएशन यानी कि बगैर किसी क्रिएशन के ये सारी जो चीज़ें हैं ये नेचुरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है द बिल्ट एनवायरनमेंट इज़ अ मटेरियल एंड कल्चरल डैश मेड बाय अस। तो कॉम्बिनेशन है जो कि एनवायरनमेंट का है माहौल के साथ। फिलिंग द ब्लैंक नंबर 2 है पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ डैश सब्सटेंसेस। तो पोल्यूशन किस वजह से होती है? केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है डैश एनवायरनमेंट ऑफर्स अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो डैमेज एनवायरनमेंट जो है डैमेज्ड एनवायरनमेंट अनहेल्दी है वो लिविंग कंडीशंस के लिए, चाहे उसमें ह्यूमंस आ जाता है या एनिमल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 4 है ऑल दोज एलिमेंट्स दैट कॉज पोल्यूशन और कॉल्ड। ऐसे एलिमेंट जो कि आलूदगी की वजह बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? पोल्यूटेंट्स।
फिलिंग द ब्लैंक नंबर 5 है द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम। और यूनिट नंबर 1 इज completed. I hope you will understand better. अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।